नमस्कार दोस्तों, PN द्विवेदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं UPHSC असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेबस में कवर किए गए अंजो दीदी उपन्यास जो उपेंद्र नाथ यश के द्वारा लिखित है के विषय में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने लायक होगा उसे मैं बताऊंगा। सबसे पहले नाटक के बारे में जानते हैं, फिर पात्र और फिर उसकी व्याख्या और कथन बिंदुवार देखेंगे। अब मैं शुरू करता हूँ। अंजो दीदी उपेंद्र नाथ यश के द्वारा लिखित नाटक है। जो अंजो दीदी नाटक का प्रकाशन 1955 में हुआ था। ये भी पूछ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका प्रकाशन वर्ष पूछ सकता है 1955। इस नाटक का मंचन 30 जनवरी 1954 को मुंबई हिंदी विद्यार्थी मंडल के द्वारा सेंट जेवियर कॉलेज में हुआ था। 1954 में इसका मंचन भी हुआ, जो मुंबई में सेंट जेवियर कॉलेज में हुआ था। स्रोत नीलाभ प्रकाशन। यह 2 अंकों का नाटक है, ये भी महत्वपूर्ण है, इसे आप देखिए। यह 2 अंकों का नाटक है। दोनों अंकों में 3-3 दृश्य है। जो महत्वपूर्ण है मैं उसे चिन्हित कर दे रहा हूँ। 2 अंकों का नाटक है और दोनों अंकों में 3-3 दृश्य है। पहला अंक का स्थान दिल्ली में अंजलि दीदी के बंगले की बैठक व खाने का कमरा। समय 1933, गर्मियों का एक दिन। और दूसरे अंक की बात करें तो इसका भी स्थान वही है, दिल्ली में अंजलि दीदी का वही बैठक और खाने का कमरा, लेकिन वर्ष 1933 की जगह पर 1953 हो गया है, 20 वर्ष बाद। ये पूछ सकता है कि दोनों बैठकों में कितने वर्ष का अंतराल था, तो 20 वर्ष का अंतराल था। सर्दियों का ये दिन था, वो गर्मी का था और ये सर्दी का हो गया है। पहले अंक में गर्मी का एक दिन था और दूसरे अंक में सर्दियों का एक दिन। अंजो दीदी यह नायिका प्रधान नाटक है। अस्क जी की सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रौढ़ नाट्यकृत है। यह नाटक पारिवारिक और मनोवैज्ञानिक है। इसमें यांत्रिक ढांचे में ढालने की प्रवृत्ति है। नारी की कठोर पारिवारिक नियंत्रण से परिवार विघटन की समस्या को दिखाया गया है। इसमें जो मुख्य बिंदु है उसे मैं बता रहा हूँ। इसमें मुख्य बिंदु क्या है? पहला है मनोवैज्ञानिक और सामाजिक नाटक है। दूसरा अहमवादिता और प्राचीन संस्कारों का दुष्परिणाम है, दिखाया गया इसमें। तीसरा है अभिजात एवं अनुशासन प्रिय स्त्री का चित्रण। अंजो दीदी बहुत अनुशासित है, इसे आप आगे देखेंगे। चौथा है जीवन को यांत्रिक ढांचे में ढालने की प्रवृत्ति। पांचवा है नारी की कठोर पारिवारिक नियंत्रण से परिवार विघटन की समस्या। छठा है अस्तित्ववाद की झलक। सातवां है नायिका प्रधान नाटक। जबकि आठवां व्यक्ति जैसा चाहता है वैसा नहीं कर पाता है, उस पर कार्य थोपे जाते हैं, उसका दुष्परिणाम दिखाया गया है। ये रहा इसका मुख्य बिंदु। अब हम इसके जो मुख्य पात्र हैं उसे देखते हैं, पात्र परिचय देखते हैं। अंजलि यानी कि अंजो दीदी जो प्रमुख पात्र है और ये नायिका भी है। लगभग 30 वर्ष उम्र है इसका। ये पूछा जा सकता है, उम्र पूछा जा सकता है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, 30 वर्ष। आगे देखते हैं। श्रीपत पात्र नहीं है, श्रीपत है। अंजो दीदी का भाई है, इसकी उम्र जो है 27 से 28 वर्ष है। इंद्र नारायण अंजो दीदी का पति, यह वकील भी है और उम्र जो है 38 से 40 वर्ष है। इसमें अंजो दीदी में कौन वकील है ये पूछा जा सकता है, तो इंद्र नारायण है जो अंजो दीदी का पति है। अनिमा अंजो की सहेली है। नीरज अंजो का पुत्र है, 11 वर्षीय। मुनि
नौकरानी है जो 25 वर्ष की है। राधु नौकर है। मुन्नी और राधु दोनों नौकरानी और नौकर है। अब दूसरा अंक का पात्र देखते हैं जो 20 वर्ष बाद बैठक हुई थी। ओमी नीरज की पत्नी है जो कि अंजलि की बहू है। अन्नो नीरज की मौसी है। नजीर नीरज का दोस्त है और श्रीपत नीरज का मामा है। मुन्नी चपरासी और इंद्र नारायण इसमें ये गलत लिखा है, इसे हटाइए। नीलम नीरज का बेटा है जो 11 वर्षीय है। हम इसमें देखते हैं कि पहले अंक में नीरज का भी सॉरी पहले अंक में देखते हैं कि नीरज का भी उम्र 11 वर्ष ही दिखाया गया है और दूसरे अंक में जो 20 वर्ष बाद प्रकाशित होता है, 20 वर्ष बाद बैठक होती है, उसमें भी नीलम जो नीरज का बेटा है उसका भी उम्र 11 वर्ष दिखाया गया है। अब इसमें समीक्षा देखते हैं। हम इसलिए ये बताए हैं क्योंकि ये जो है पूछ सकता है कि नीरज की उम्र क्या थी या नीरज के बेटे की उम्र क्या थी। अब हम समीक्षा देखते हैं। अंजो दीदी नाटक के कथानक का अभिजात्य वर्ग के परिवार से संबंध है। नाटक की नायिका अंजो यानी कि अंजलि है जिनको नाना जी ने गोद लिया था। अंजो को किसने गोद लिया था? नाना जी ने। उन्हें उनके नाना जी से ही जीवन को नियंत्रित और अनुशासित रखने के संस्कार मिले थे। ये संस्कार उन पर हमेशा हावी रहते थे। उनके चेहरे पर हमेशा अखंड अहम झलकता रहता था। उसने अपने जीवन के साथ परिवार के सभी सदस्यों, यहाँ तक नौकरों के जीवन को भी अनुशासित कर रखा था। समय की पाबंदी की सनक अंजलि पर इस कदर सवार थी कि मनुष्य की सहज जिंदगी को घड़ी की तरह नियंत्रण बना देती थी। नाटक डाइनिंग कमरा से शुरू होता है। नाश्ते में देरी होने के कारण अंजो दीदी अपने काम करने वाली नौकरानी मुन्नी पर गुस्सा होती हैं। अंजो दीदी का कहना है कि जीवन एक महान गति है। प्रातः एवं संध्या उसकी सुइयां हैं जो नियमबद्ध होकर एक दूसरे के पीछे घूमती हैं। नाटक का शुरुआत कहाँ से होता है? डाइनिंग कमरा से। ये जो है महत्वपूर्ण है, इसमें देखिएगा। और अंजो जो दीदी हैं वो मानती हैं प्रातः एवं संध्या उसकी सुइयां हैं जीवन की और नियमबद्ध होकर एक दूसरे के पीछे घूमती रहती हैं। वह अपनी सहेली अनिमा से बात करते समय कहती हैं, जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है। जिंदगी को महान घड़ी किसने कहा है? अंजो दीदी ने। ये प्रश्न बन सकता है। प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती हैं। मैं चाहती हूँ मेरे घर भी घड़ी की तरह ही चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। आगे देखते हैं। सुबह 8 बजे ही सबको नहा धोकर नाश्ते के मेज पर उपस्थित हो जाना पड़ता था। उस समय तक नाश्ता नहीं पहुंचने पर मुन्नी को डांट पड़ती है। अहमवादों व्यक्ति अपने विचारों और मान्यताओं को दूसरों पर थोपने का भरसक प्रयास करता है। इंद्र नारायण अंजलि के पति हैं। विवाह के पहले वे मनमौजी, फक्कड़ और लापरवाह थे। उनका व्यक्तित्व इतना सशक्त नहीं था, किंतु उन पर भी अंजलि का अहमवादी व्यक्तित्व, नियंत्रण एवं अनुशासन का कठोर कुचक्र हावी हो जाता है। अनिमा जब कहती है कि जीजा जी को तो बड़ा बुरा लगता होगा इस तरह का बंधन, तो तब वह कहती है, बुरा बड़े सिर पिटाए थे
पहले पहल पर मैं इन्हें ले ही आई अपने ढंग पर। सच कहती हूँ, मुझे नीरज पर इतनी जान नहीं खपानी पड़ी जितनी तुम्हारे जीजा जी पर। कोई भी तो अकल न थी, न सफाई का ख्याल, न समय का। जानती हो कितनी माथापच्ची करनी पड़ी है इसके साथ, कितनी भूख हड़तालें की है, कितनी बार रूठ कर पीहर जा बैठी हूँ। इंद्र नारायण को नहीं चाहते हुए भी अंजों के अनुशासन और व्यवस्था को ओढ़ कर जीना पड़ता है। वे चाह कर भी चाट पानी के बतासे नहीं खा सकते थे। तुरंत प्रेस किया हुआ कोट, पतलून, हैट, टाई वगैरह धारण करना पड़ता था। अंजू का भाई श्रीपद बिल्कुल विपरीत स्वभाव का है। वह मनमौजी फक्कड़ घुमक्कड़ है। उसने अपनी जिंदगी में कोई भी कड़ा नियम नहीं पाला है। जब जो जी चाहे कर के खुश रहता है। वह अंजू के घर आकर उसके सभी व्यवस्था तंत्र को हिलाकर रख देता है। श्रीपद अपने भांजे से पूछता है कि तू क्या बनना चाहता है। तब वह कहता है, मैं क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता हूँ। अंजू द्वारा समय के अनुसार नीरज को सिर्फ 2 घंटे खेलने के लिए मिलता है। वह अपने बेटे से कहती है, क्रिकेट बड़ा निकम्मा खेल है, चोट लग जाती है। वह अपने बेटे को डिप्टी कमिश्नर बनाना चाहती है। अंजू अपने बेटे को क्या बनाना चाहती है? डिप्टी कमिश्नर। ये ध्यान दीजिएगा। अंजू का भाई श्रीपद बिल्कुल विपरीत स्वभाव का है। ये फिर जो है उसी को रिपीट कर दिया गया है। मनोविज्ञान के अनुसार इच्छाओं का कभी भी दमन नहीं करना चाहिए, परंतु इस अंजू के घर में तो किसी के इच्छा को सम्मान ही नहीं किया जाता है। वह अपने घर वालों पर अपनी पसंद, अपना विचार, अपनी आदतें थोपते चली जाती हैं। मनुष्य अपने जीवन को व्यवस्थित और सुचारू बनाने के लिए कुछ नियम बनाता है, परंतु एक मनुष्य के द्वारा बनाया गया नियम हमेशा सभी के लिए उचित और फायदेमंद नहीं हो सकता है, क्योंकि हर मनुष्य का स्वभाव और प्रवृत्ति अलग अलग होता है। हर व्यक्ति अपने मन के अनुसार जीने की इच्छा रखता है, परंतु कुछ लोग अपने ही नियमों और बंधनों के अनुसार सबको चलाना चाहते हैं। अंजू दीदी की तरह इनके घर में नियम की पाबंदियां अत्याचार की सीमा को पार कर जाती हैं। अंजलि के पति इंद्र नारायण के संवाद से स्पष्ट होता है, और अंजू जैसे चलाती है वैसे चलते जाते हैं। इंद्र नारायण क्या कहते हैं? अंजू जैसे चलाती है वैसे चलते जाते हैं। का अंजू दिया कभी शिकायत का मौका हमने तुम्हें? हंसते हुए कहते हैं, दिन में 3 बार नहाते हैं, 4 बार हाथ पांव धोते हैं, कम से कम 4 बार खाते हैं और 5 बार कपड़े बदलते हैं। ये तो बहुत आश्चर्यजनक है। 4 बार खाते भी हैं और 5 बार कपड़े भी बदलते हैं। सफाई, वक्त की पाबंदी, सभ्य समाज के तौर तरीके, सबका पूरा ख्याल रखते हैं। हंसते हैं, अंजू के साथ शादी करने के बाद पता लगा कि हम तो अछूत थे। इसने आकर हमारा उद्धार कर दिया। इंद्र नारायण के इस संवाद से उनकी विवशता स्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि वे फक्कड़, मनमौजी और शिष्टाचार के अत्याचार रूपी शिकंजे में फंसे हुए मर्माहत थे। यह देखकर वह जहर खाकर आत्महत्या कर लेती है। लेकिन अब यहाँ आत्महत्या कौन करती है जहर खा करके? अंजू, जो अंजलि दीदी है। लेकिन उससे पहले वह बहू के रूप में ओमी को पसंद कर घर लेकर आ गई थी। अब बहू भी उससे सीख कर उसी रास्ते पर चलने लगी थी। अंजू के मृत्यु के बाद भी उसका कायदा कानून बरकरार था। अंजू के मृत्यु के बाद इंद्र नारायण शराब पीना छोड़
दिया था। अंजो के मृत्यु के बाद इंद्रनारायण ने क्या किया था? शराब पीना छोड़ दिया था। अब मुख्य बिंदु क्या है, इसे हम देखते हैं। नाटककार रश्क जी का विचार है, अहम की भावना परंपरागत प्रवृत्ति है जो अपनी मनोवृत्तियों को दूसरों पर जबरदस्त डालता है। वह न अपनी उन्नति करती है और न दूसरों की। अंजलि को यह अहम की भावना उसके नाना से मिली है। दूसरा पॉइंट है, अंजो दीदी में खास पात्र अंजलि ही है। वह अहम की प्रतिछाया है। वह चाहती है कि जीवन को अनुशासित बनाना चाहिए। इस रास्ते में वह एकदम दृढ़ रहती है, लेकिन अपनी अज्ञानता की पहचान के बिना काम करती है और दीदी बनती है। इस पात्र द्वारा नाटककार हमको ये सबक सिखाना चाहते हैं कि जो जैसा हो वह वैसा ही रहे। जब कोई भी आदमी अपनी वास्तविक मनोवृत्ति का उल्लेखन करता है, वह जीवन में असफलता पाता है। इसमें मुख्य बात क्या है कि नाटककार हमको क्या सिखाना चाहते हैं? जो जैसा हो वैसा ही रहे। अब जो मुख्य कथन है उसे हम देखते हैं। वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है। ये किसने कहा था? अंजलि ने अनिमा से, जो उसकी सखी है, उससे कहा था। बच्चों को अपनी मदद आप करने की आदत डालनी चाहिए। ये भी अंजलि ने अनिमा अपने सखी से कहा था। ये जो भी कथन है महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें, लिखें। अगर वो आपको लगे कि हाँ ये महत्वपूर्ण है तो इसे नोट करें, लेकिन मेरे तरफ से तो ये महत्वपूर्ण है। सुगड़ापा स्त्री का गहना है और सदाचार पुरुष का। यह भी अंजलि अनिमा से कहती है। जीवन स्वयं एक महान घड़ी है। प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती हैं। यह भी अंजलि अनिमा से कहती है। शिष्टाचार शादी का, यूँ कह लो कि बंधन का प्रतीक है। उधर आपकी शादी हुई, इधर आपके गले में शिष्टाचार का जुआ पड़ा। श्रीपत ने अनिमा से कहा है। श्रीपत कौन है? अंजलि का भाई है, इंद्र नारायण का जो है और साला है। आचार व्यवहार के सभी कानून कायदे शादीशुदा लोगों के अधेड़ दिमागों की उपज है। यह भी श्रीपत ने अनिमा से कहा है। भिन्नता जीवन का रस है। यह भी श्रीपत ने कहा है, लेकिन इंद्र नारायण से कहा है। भिन्नता जीवन का रस है। जब इंसान मशीन बन जाएगा तो वह दीन दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे का दिन होगा। इंसान का मशीन बनना सनक का ही दूसरा रूप है। श्रीपत ने इंद्र नारायण से कहा है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जब इंसान मशीन बन जाएगा तो वह दिन दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे का दिन होगा। इंसान का मशीन बनना सनक का ही दूसरा रूप है। श्रीपत ने कहा है। किससे? इंद्र नारायण से। मुझे कीचड़ में फेंक दो और आशा रखो कि मैं अपने कपड़ों को उसके छींटों से बचाए रखूं। यह कैसे संभव है? नीरज ने अपनी पत्नी ओमी से कहा है। मुझे कीचड़ में फेंक दो और आशा रखो कि मैं अपने कपड़ों को उसके छींटों से बचाए रखूं। यह कैसे संभव है? नीरज ने ओमी से कहा है। ये जो भी महत्वपूर्ण कथन है वो मैंने आपको बताया। आपको कैसा लगा इसे आप ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।